महक किचन में जाती है तो उसकी मम्मी वहां पर सबके लिए चाय बना रही थी। महक की मम्मी महक को देखकर, क्या हुआ बेटा, कुछ लेना है? महक, मम्मी, वह हमने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं अपने और अंजलि के लिए कुछ खाने को लेने आई हूँ। और अंजलि को कॉफ़ी भी चाहिए, उसके सर में दर्द है। यह सुनकर उसकी माँ थोड़ी परेशान होती है। बेटा, ज़्यादा दर्द है? महक, पता नहीं मम्मी, ज़्यादा तो नहीं है, नहीं तो मैं उसे दवाई दे देती। आप कोई नहीं, सबको चाय दीजिए, मैं काफ़ी खुद बना लूँगी। तभी वहाँ महक का भाई शोभित भी आ जाता है और वह, महक मेरे लिए भी कॉफ़ी बनाना, मुझे चाय नहीं पीनी। ठीक है भैया, अभी बना देती हूँ, आप यहीं रहिए, ले जाइए, नहीं तो फिर मैं देने आऊँगी, तो तब तक अंजलि की और मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। शोभित, हाँ तो बना ले, मैं यहीं बाहर लिविंग रूम में हूँ, तो मुझे आवाज़ लगा देना। ठीक है भैया। मैग जल्दी से अपने तीनों के लिए कॉफ़ी बनाती है और एक प्लेट में अपने और अंजलि के लिए कुछ सब्जियां, नान और हल्के से राइस और थोड़ा बहुत खाना रख लेती है। थोड़ी देर में महक की कॉफ़ी तैयार हो जाती है। महक अपने भाई शोभित को आवाज़ लगाकर उसकी कॉफ़ी देती है और अपनी और अंजलि की लेकर अपने रूम में चली जाती है। इधर लिविंग रूम में अभी तक बैठकर सब बड़े बातें कर रहे थे। इधर आरोही खुशी के कमरे में उससे बातें कर रही थी और ना चाहते हुए भी शोभित के बारे में कई बातें पूछती है। खुशी एक पल को तो थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं सोचती और उसे शोभित के बारे में बता देती है कि वह एक डॉक्टर है और हमारे ही अस्पताल में एक सर्जन है, लेकिन वह कभी कभी अस्पताल जाते हैं जब कोई इम्पोर्टेंट केस आता है, नहीं तो वह बड़े पापा के साथ ऑफिस ही संभालते हैं। आरोही ना चाहते हुए भी फिर महक के बारे में पूछती है कि महक की ज़िंदगी में अब तक कोई आया। खुशी थोड़ी देर तक खामोश होती है और फिर कहती है, नहीं, महक दीदी तो अभी 6-7 महीने पहले ही अपने होश में वापस आई हैं, नहीं तो वह तो शिमला में ही एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखे हुए थे। लेकिन कुछ वक्त पहले ही कोई मुंबई से आया था और महक दीदी को अपने साथ ले गया था और महक दीदी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों को वह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह महक दीदी को किडनैप करके अपने साथ ले गया था। जब ये सारी बातें आरोही सुनती है तो एक पल को तो उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर जब वह सुनती है कि वह उसे वापस छोड़ गए थे, कुछ गलत फहमियों की वजह से उन्होंने महक दीदी का किडनैप किया था, तो वह भी अपने आप को शांत करके खुशी से कहती है, लेकिन महक दीदी को अब आगे बढ़ना चाहिए, आलोक भैया अब वापस नहीं आएंगे। ऐसे में महक दीदी कब तक आलोक भैया का इंतजार करेंगी? खुशी, पता नहीं महक दीदी की किस्मत में क्या लिखा है। वैसे तो मैं उस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं जानती जो मुंबई से आया था। मैंने घर वालों को बात करते हुए सुना है कि वह महक दीदी को कहकर गया था कि वह वापस जरूर आएगा। अभी वह किसी काम में फंस गया है और घर वालों से बात भी करेगा, उनकी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वह महक दीदी के करीब क्यों आना चाहता है। उसने सिर्फ महक दीदी की फ़ोटो अपने आप बिना देखे पेंटिंग में बनाई थी। तब से ही वह महक दीदी को पूरे देश में ढूंढ रहा था। उसे काफ़ी दिनों बाद महक दीदी मिली है। हम में से किसी को भी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर कोई किसी को बिना देखे उसके लिए पागल कैसे हो सकता है। आरोही भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर आलोक के दादा दादी अपने कमरे में बैठे हुए थे। आलोक की दादी दादाजी की तरफ देखकर, कभी महक हमारे घर की बहू बनने वाली थी, अब देखो, अब हमें खुद उसे समझाना होगा कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। आखिर कब तक वह आलोक की यादों के सहारे जिएगी? दादाजी, आप सही कह रही हैं, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि महक और आलोक एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद किस्मत में उन दोनों का साथ था ही नहीं। तभी तो भगवान ने उन दोनों की शादी होने से पहले ही उनको अलग कर दिया। दादी जी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि हमें आरोही के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देख लेना चाहिए। हम काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, हम अपनी आंखों के सामने अपनी पोती का घर बसते हुए देखेंगे तो हमें भी आखिरी सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। आखिर अब हमारी इकलौती पोती बची है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। दादाजी, आप सही कह रही हैं। आरोही की दादी, लेकिन कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। हमारी आरोही एक अच्छी फैशन डिजाइनर बन चुकी है, उसने बहुत मेहनत की है, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। आलोक के जाने के बाद भले ही वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कंपनी को संभाला है। हमें यह एहसास नहीं होने दिया
कि अब आलोक हमारे साथ नहीं है। हालांकि वह भी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हमें बिखरने नहीं दिया। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आरोही और महक दोनों कोई अच्छे जीवन साथी मिले। दादी जी, अगर आप कहें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दादाजी, हाँ भाग्यवान, कहो क्या कहना चाहती हो। देखिए ना, शोभित भी काफी बड़ा हो गया है और बिजनेस भी संभालता है और एक अच्छा डॉक्टर भी है। और मैं आज आरोही की आंखों में शोभित के लिए कुछ देखा है, क्योंकि वह जहाँ भी शोभित जाता था वह उस तरफ देख रही थी। दादाजी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। दादी जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हम अब महक को अपने घर की बहू तो नहीं बना सकते, लेकिन हम शोभित को अपना दामाद तो बना सकते हैं ना। आखिर पूरा परिवार हमारा जाना हुआ है, हमारे पुराने दोस्त हैं। हमारी पोती इस घर में बहुत खुश रहेगी। हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारी पोती एक सुरक्षित हाथों में है। दादाजी थोड़ी देर तक दादी की बातों के बारे में सोचते हैं। तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही रणधीर से इस बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर शोभित की जिंदगी में कोई लड़की नहीं होगी तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। यह सुनकर दादी जी एक चैन की सांस लेती हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जैसा वह सोच रही हैं वैसा हो जाए, ताकि उनकी पोती एक सुरक्षित घर में आ जाए और वह अपने बेटा बहू और पोते से जाकर आंखों में आंखें मिलाकर कहें कि वह उनकी अमानत को सही हाथों में सौंप कर आई हैं। यह कहकर वह ऊपर आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लेती हैं। महक के रूम में अंजलि अब तक चेंज कर बेड पर बैठ चुकी थी। महक वहां पर कुछ खाने को और कॉफी लेकर आती है। दोनों कॉफी पीती हैं और थोड़ा बहुत कुछ खाती हैं। अंजलि आज सारे रस्मों से बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वह लेटते ही सो जाती है। लेकिन आज महक की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह बालकनी में जाकर सामने वाली हवेली को देखने लगती है। उसे वह पल याद आते हैं जब आलोक से उसकी सगाई होने के बाद वह चुप चुप कर उनके घर में उनसे मिलने जाती थी। तो आलोक उसे कितना डांटता था, उसे समझाता था कि अभी वह बच्ची है और ये सारी बातें सही नहीं है। अगर कोई उसे ऐसे चोरी चोरी मेरे घर में आते देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन महक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसका मन करता था वह आलोक से मिलने के लिए चुपचाप पीछे के दरवाजे से उसके कमरे में चली जाती थी और घंटे उसके कमरे में बिताती थी। हालांकि आलोक ने कभी भी अपने और महक के बीच का फासला कम नहीं होने दिया। वह जानता था कि महक नादान है, लेकिन वह काफी समझदार था। वह यह कहता था कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हमें दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ये सारी बातें सोचकर महक आसमान की तरफ देखती है और अपने मन में ही कहती है, आलोक आप क्यों चले गए? आप जानते हैं मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार किया है। जब से मैंने प्यार का मतलब समझा है सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। मैं कैसे रहूं आपके बिना? आज इतने महीने बाद दादा दादी जी को देखकर वह सारे पल दोबारा याद आ गए, जो अक्सर दादी जी मुझे देखते ही कहती थी कि मैं बहुत जल्द उनके घर की बहू बनने वाली हूँ। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये सोचते वक्त महक की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसे वह पल भी याद आता है जब आलोक किसी काम से मुंबई गया था और उससे मिलकर गया था। कहकर गया था कि मुंबई से आने के बाद वह दादा दादी जी से शादी की बात करेगा। अब वह भी उससे दूर नहीं रहना चाहता। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वह आलोक के गले लगकर बड़ी बड़ी उसके गालों पर किस कर रही थी और कह रही थी, जल्दी से आप मुंबई से आइए और फिर घर वालों से बात कीजिए। अब मुझे भी आपसे दूर नहीं रहना है। यह सोचते हुए महक की आंखों से लगातार आंसू बहते हैं और वह अपने मन में कहती है, अगर मुझे पता होता कि उस दिन के बाद आप कभी वापस नहीं आएंगे तो मैं आपको कभी भी जाने नहीं देती। यह कहते वक्त वह आसमान की तरफ एक चमकते तारे को देख रही थी, जैसे वह चमकता तारा भी उसकी बातें सुन रहा हो। लेकिन शायद कोई और भी था जो महक को ऐसे इस हालत में देख रहा था और यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदिश की, जो अपने ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर महक को बिल्कुल पास से देख रहा था और शायद वह यह भी समझ चुका था कि महक क्या सोच रही है, क्योंकि उसने महक की डायरी में पढ़ा था कि उनके सामने वाली कोठी आलोक की है और वह शादी के बाद वहीं जाने वाली है। यह एहसास होते ही वह अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे काफी दर्द होता है और उसे पता नहीं चलता कब उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। यह एहसास होते ही बंदिश अपने दिल पर हाथ रखकर, पता नहीं क्यों जब भी महक की आंखों में आंसू होते हैं या परेशान होती है तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक
ऐसा इंसान हूँ जो पत्थर दिल है, कभी किसी के लिए नहीं पिघलता। मैं की आंखों से गिरने वाले आंसू मुझे इतना बेचैन क्यों करते हैं? आखिर क्या वजह है इन सब की? तभी वह अपनी घड़ी में टाइम देखता है और घर के लिए निकलने की सोचता है। तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है। बंदिश ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाता है तो उधर से चिराग की आवाज़ आती है। बॉस, कुछ हो गया है? बंदिश, क्या हो गया है चिराग? तुम जानते हो मुझे घर के लिए निकलना है और तुम भी मेरे साथ चल रहे थे। एक तो जब से क्यारा हमारे साथ यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो गई है, अक्सर हमारी बाहर की कंपनियों से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे लगता है मुझे दोबारा से क्यारा को वापस लंदन भेजना ही होगा। यह सुनकर चिराग खामोश हो जाता है, लेकिन चिराग की खामोशी से बंदिश को गुस्सा आता है और वह जोर से बोलता है, आखिर तुम बोलोगे क्या हुआ है? चिराग हकलाते हुए, सर हमारी पुणे वाली कंपनी में कुछ हुआ है। अभी अभी खबर मिली है कि वहाँ पर कंपनी के पीछे जो गोदाम है उसमें धमाका हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है, ना ही माल और ना ही कोई मजदूर। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या है। अब तो हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। ये सुनकर बंदिश के हाथों की उंगलियां गुस्से से बंद हो जाती हैं और वह चिराग से जल्दी मेरा जेट रेडी करो, मुझे अभी वहां निकलना है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वैसे तो चिराग को अब बंदिश अपने साथ नहीं लेकर जाता था, लेकिन अब चिराग की हालत काफी ठीक थी, इसलिए अब चिराग ने खुद ही हर जगह जाना शुरू कर दिया था। चिराग ने जल्दी से कियारा को मैसेज किया और उसे पुणे आने के लिए कहा और खुद बंदिश के साथ बिल्डिंग की टेरेस पर चला गया, जहाँ पर उनका चौपर रेडी खड़ा हुआ था। चौपर में बैठने के बाद बंदिश ने जल्दी से राजन को मैसेज किया कि घर पर सबका ख्याल रखें और सिक्योरिटी बढ़ा दें, क्योंकि दोबारा से हमले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त वह पुणे जा रहे हैं। इतना मैसेज करते ही बंदिश गहरी सोच में चला जाता है और सोचता है कि आखिर अभी नया दुश्मन कौन प्रकट हो गया है। ऐसे तो हमारे दुश्मन खत्म ही नहीं होंगे। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले क्यारा ने उसे बताया था कि राघव अब तक मरा नहीं है, अस्पताल में कोमा में है और उसकी कोई बहन है जो उसकी देखभाल कर रही है और हमसे बदला लेने के लिए तैयारी भी कर रही है। कहीं ये वही तो नहीं? यह सोचते हुए बंदिश के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं और वह अपने आप में कहता है, दुश्मन को कभी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा खत्म करना ही चाहिए और यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन अब हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। इधर घर पर राजन ने जब बंदिश का मैसेज देखा तो उसे भी हैरानी हुई कि यह सब हो क्या रहा है। उसने जल्दी से चिराग के पास फोन करना चाहा, लेकिन चिराग फोन नहीं उठा रहा था, तो समझ गया कि चिराग भी बंदिश के साथ है। उसने जल्दी से दक्ष को फोन किया तो दक्ष ने फोन उठाकर कहा, हाँ भाई, पुणे वाली कंपनी में कुछ हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ने धमाका किया है, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता वहां पर हमारा कोई आदमी था या नहीं। लेकिन कंपनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बंदिश भाई चिराग को लेकर अभी वहीं गए हैं। राजन, तुमने पता लगाया ये सब किसने किया है? दक्ष, भाई मुझे इतना ही शक है कि यह सब राघव की उस बहन ने किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे आदमियों ने भी मुझे खबर दी थी कि वह हम सबके बारे में पता लगा रही है। मैंने भाई से कहा भी था, लेकिन भाई ने कहा कि जब तक वह कोई कदम नहीं उठाती भाई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप देखो उसने शुरुआत कर दी है। राजन, उसका नाम पता चला कौन है वह? आखिर हम सबको उसके बारे में पता क्यों नहीं है? हमें क्यों कभी पता नहीं चला कि राघव की कोई बहन भी है? भाई, मुझे जहाँ तक पता चला उसकी यह बहन उसके ताऊ की बेटी है और यह कुछ समय से अमेरिका में ही रह रही थी। यह कभी भी इंडिया नहीं आई थी, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। राघव ने भी हमेशा इसके बारे में सबसे छुपा कर रखा है और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पता किया है, इसका नाम रागनी ठाकुर है और यह राघव से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह किसी से नहीं डरती और कहीं भी कुछ भी करने को तैयार रहती है। राजन, इसका मतलब हमारा एक और नया दुश्मन खड़ा हो गया है। अब हमें सतर्क रहना होगा। दक्ष, हाँ भाई, फिलहाल आप घर पर रहिए और किसी को भी घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। हम नहीं जानते उसने हमारे बारे में क्या पता किया है और कितना पता किया है। किसी भी तरह से किसी भी सदस्य को बाहर मत जाने देना और घर की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। वैसे भी अब मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि बंदिश भाई अब इस चीज को खत्म करके ही वापस आएंगे। राजन, हाँ चल ठीक है, मैं भी यहाँ की सिक्योरिटी देखता हूँ और तुम भी अपना ख्याल रखना। लेकिन तुम क्यों नहीं गए बंदिश के साथ? दक्ष, भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए भाई ने मुझे मना कर दिया, नहीं तो मैं भी भाई के साथ ही जाने वाला था। राजन, ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं जल्दी से शेर खान को बोलता हूँ, वह इन सबको हैंडल करेगा। अब तक तो वह दिल्ली से वापस आ गया होगा। राजन फोन रखने के बाद जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहां पर सारे कैमरे चेक करता है, तो सब कुछ सही चल रहा था। वह जल्दी से सिक्योरिटी हेड के पास जाता है और वहां पर और भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने के लिए कहता है, और कैमरे भी पीछे वाले बंगले के पूरे हिस्से में भी कैमरे लगाने के लिए ऑर्डर देता है। और कोई भी जगह ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहाँ कोई कैमरा ना हो, और 24 घंटे स्क्रीन के आगे कोई होना चाहिए। हमें पल पल की खबर चाहिए, कौन हमारे घर में दाखिल हो रहा है और कौन नहीं। राजन काफी परेशान हो चुका था। जब वह हॉल में आता है तो काव्या उसके पास आती है। काव्या उसकी परेशानी देखकर, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजन अपने चेहरे के भाव को थोड़ा नॉर्मल करके, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और हमारी नन्ही सी परी कहाँ है? काव्या, वह भी सो गई है, इसलिए मैं बाहर आई थी। राजन प्यार से उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके माथे पर किस करके, अब तुम जाकर आराम करो, जब डिनर का टाइम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। काव्या, ठीक है, लेकिन आज तो दक्ष भाई, बंदिश भाई और सब जल्दी आने वाले थे। मैंने सुना था डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम आने वाली है। दक्ष भाई ने मुझे फोन करके सब बताया था। उधर पुणे पहुंचते ही बंदिश का हेलीकॉप्टर कंपनी के पीछे वाले खुले मैदान में उतरता है। हवा में अभी धुएं की गंध फैली हुई थी और चारों तरफ फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। तेज लाल नीली लाइटें हर तरफ चमक रही थी। बंदिश के साथ चिराग भी तुरंत नीचे उतरता है। दोनों की नजरें जैसे ही कंपनी के जले हुए हिस्से पर पड़ती हैं, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। चारों तरफ टूटी दीवारें, बिखरे लोहे के टुकड़े और काले पड़े ईंटों का मलबा था। क्यारा पहले से ही वहां पर मौजूद थी। उसने जैसे ही बंदिश को आते देखा, सीधा उसके पास पहुंची। यह हालात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन चेहरा ठंडा और गुस्से से भरा हुआ था। बंदिश ने चारों तरफ देखा और फिर चिराग से कहा, पुलिस से सारी रिपोर्ट लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम भी यहाँ से हर एक सबूत उठाए। अगर ये किसी का प्लान है तो हमें उसके बारे में तुरंत पता चलना चाहिए। चिराग ने सिर हिलाया और एक तरफ चल दिया। बंदिश क्यारा को लेकर गोदाम के जले हुए हिस्से के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने आम बारूद नहीं बल्कि कोई खास केमिकल इस्तेमाल किया हो। यह हादसा नहीं है क्यारा, बंदिश ने धीमी आवाज में कहा। क्यारा ने उसकी ओर देखा। मुझे भी यही लग रहा है। और एक और बात, क्या? धमाके से ठीक पहले यहाँ एक काले रंग की एसयूवी देखी गई थी, जिसमें दो लोग थे। ड्राइवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो बैठा था वह औरत थी, और शायद वह रागनी ठाकुर थी। बंदिश की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। तो ये खेल उसने शुरू कर दिया है। इसी बीच चिराग वापस आया। सर, पुलिस कह रही है कि धमाका बहुत प्लान करके किया गया था। टाइमिंग, लोकेशन और एंगल, सब कुछ ऐसा था कि गोदाम पूरी तरह उड़ जाए और पास के कैमरे भी काम ना करे। बंदिश ने तुरंत आदेश दिया, अपनी टीम से कहो कि आसपास के 5 किलोमीटर में जितने भी प्राइवेट सीसीटीवी हैं, सबका फुटेज ले आओ। अगर उसने सोचा कि कैमरे बंद करके बच जाएगी, तो यह उसकी भूल है। क्यारा ने धीरे से कहा, बंदिश, अगर वह सच में रागनी है तो हमें उसके अगले कदम से पहले ही चाल चलनी होगी। वह अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। बंदिश ने गहरी सांस ली और कहा, क्यारा, इस बार कोई भी दुश्मन बचकर नहीं जाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चारों तरफ अभी भी आग बुझाने का काम जारी था, लेकिन बंदिश का दिमाग अब केवल एक ही बात सोच रहा था, ये युद्ध शुरू हो चुका है। टीम को चारों तरफ फैला देने के बाद बंदिश और चिराग अस्थायी कंट्रोल वैन में बैठ गए, जहां उनकी टेक्निकल टीम फुटेज इकट्ठा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद एक युवक लैपटॉप लेकर अंदर आया। सर, ये देखिए, स्क्रीन पर पास की एक ज्वेलरी शॉप का फुटेज चल रहा था। टाइम इस टाइम धमाके के करीब 20 मिनट पहले का था। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, तभी एक काले रंग की एसयूवी धीरे धीरे फ्रेम में आती है और गोदाम की तरफ मुड़ जाती है। बंदिश ने तुरंत पहुंच करवाकर जूम कर आया। ड्राइवर का चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी औरत की झलक साफ थी। चेहरे पर आधा स्कार्फ और आंखें तेज, ठंडी और सीधी कैमरे में देखती हुई। क्यारा ने तुरंत स्क्रीन की ओर इशारा किया। यही है, यही है रागनी ठाकुर।
चिराग ने धीरे से कहा, सर मैंने इसके बारे में जितना सुना है वह अपने हर बार में दो चीजें छोड़ती है। पहला डर, दूसरा अपने नाम का कोई ना कोई निशान। इतना कहते ही टीम के एक और सदस्य ने आवाज लगाई, सर धमाके के मलबे में हमें एक आधी जली हुई चिट्ठी मिली है। बंदिश ने वह कागज लिया। उस पर मुश्किल से दो लाइनें पढ़ी जा रही थी। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे लिए मेरा हर खेल आखिरी होगा। नीचे लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द, रागनी। क्यारा ने होंठ भींचते हुए कहा, वह तुम्हें चैलेंज दे रही है बंदिश। बंदिश की उंगलियां कागज पर ऐसे जकड़ गईं जैसे उसे वही मसल देना चाहता हो। अगर उसे खेल खेलना पसंद है तो हम भी खेलेंगे, लेकिन उसके अपने नियमों से नहीं। चिराग ने लैपटॉप पर एक और फुटेज खोला। इस बार शहर के बाहर वाले पेट्रोल पंप पर वही एसयूवी वहां रुकती है और कुछ देर बाद हाईवे की ओर निकल जाती है। बंदिश ने मैप पर लोकेशन ट्रेस करवाई। एसयूवी आखिरी बार लोनावला की पहाड़ियों की तरफ जाती हुई दिखी। वह शहर में छिपने नहीं आई, वह हमें अपने इलाके में खींच रही है। क्यारा ने अंदाजा लगाया। बंदिश ने ठंडी सांस छोड़ी। तो ठीक है, वहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अंदाज में नहीं, अपने अंदाज में। उसने फोन उठाकर राजन को कॉल किया, घर पर पहरा दोगुना कर दो। मैं, चिराग और क्यारा आज रात ही लोनावला जा रहे हैं। रात का समय था। पुणे से लोनावला की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान और घुमावदार था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बीच बीच में घना जंगल। सड़क पर बस उनकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। बंदिश ड्राइवर सीट पर था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखें तेज और सतर्क थी। चिराग बगल में बैठा मैप देख रहा था, जबकि क्यारा पीछे की सीट पर लैपटॉप खोले उस एसयूवी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लोकेशन आखिरी बार यहीं के पास में मिली थी। क्यारा ने स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाते हुए कहा। क्यारा ने खिड़की से बाहर देखा। यहाँ तो बस जंगल और चट्टाने हैं, यहाँ कोई कैसे छिप सकता है। बंदिश ने हल्की आवाज में कहा, जो लोग हमें ललकारते हैं वो खुले में नहीं छिपते, उन्हें हर कोना अपना घर लगता है। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद कार एक कच्चे रास्ते पर मुड़ी। रास्ता इतना संकरा था कि दोनों तरफ की झाड़ियां कार की खिड़कियों से टकरा रही थीं। कुछ दूरी पर बंदिश ने गाड़ी रोक दी। आगे हम पैदल जाएंगे, कार यहीं रहेगी, उसने कहा। तीनों ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ पर रात में कोई आता ही ना हो। कुछ देर चलने के बाद उन्हें चट्टानों के बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। क्यारा ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही उसका ठिकाना है। बंदिश ने हाथ के इशारे से सबको चुप कराया और धीरे धीरे बंगले के पास पहुंचा। जैसे ही वे बरामदे में कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप किर की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर अंधेरा था, बस दीवार पर लगी एक पुरानी लालटेन जल रही थी। अचानक उनके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। चिराग ने तुरंत पिस्तौल निकाली, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। आखिरकार शिकार मेरे जाल में आ ही गया। क्यारा ने धीरे से बंदिश की तरफ देखा। यही है रागनी ठाकुर। लालटेन की रोशनी थोड़ी सी हिली और दीवार पर उनकी तीनों की परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। लंबी पतली और हाथ में चाकू जैसी चमकती हुई कोई चीज। रागनी की आवाज फिर गूंजी, तुम सोचते हो कि खेल सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन असली खिलाड़ी मैं हूँ। बंदिश बंदिश ने ठंडे स्वर में कहा, खेल तो तुमने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई और पूरा घर जैसे हिल गया। धूल हवा में फैल गई और लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी। बंदिश, चिराग और क्यारा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन बंदिश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो देखते हैं रागनी के जाल कितने मजबूत हैं। घर के अंदर घुसते ही तीनों को चारों तरफ धूल और सीलन की गंध महसूस हुई। फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां और पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। लेकिन बंदिश को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। कदम रखते ही फर्श की लकड़ी कर कर की आवाज करने लगी। चिराग ने धीरे से कहा, सावधान, यहाँ हर कोना सकी है। बदमाश ने टॉर्च की रोशनी दाईं तरफ डाली तो एक लंबा गलियारा दिखा। गलियारे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, लेकिन हर पेंटिंग के शीशे में किसी ने खरोंचे डाल रखी थी। क्यारा ने एक पेंटिंग के पास जाकर देखा। शीशे के अंदर पेंटिंग पर किसी ने
लाल रंग से लिखा था। मौत सिर्फ एक कदम दूर है। अचानक ऊपर की मंजिल से एक धम की आवाज आई। बंदिश ने तुरंत इशारा किया, चुप और मेरे पीछे रहो। जैसे ही वो आगे बढ़े, गलियारे के बीचों बीच फर्श के एक लकड़ी का टुकड़ा दबते ही जोर का टिक टिक सुनाई देने लगा। क्यारा ने चौंक कर कहा, यह बम का टाइमर है। बंदिश ने झट से उसे पकड़कर खींचा और तीनों गलियारे के किनारे की तरफ कूद गए। एक सेकंड बाद वही धमाका हुआ और लकड़ियों के साथ धुआं चारों तरफ फैल गया। रागनी की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें लगा इतना आसान होगा? हर रास्ता तुम्हारी मौत की तरफ जाता है बंदिश। बंदिश ने गहरी सांस ली। और हर जाल मुझे तेरे और करीब ले जा रहा है रागनी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर आधे आधे कदम रखते हुए ऊपर पहुंचे तो एक बड़ा सा कमरा था, जिसको बीचों बीच लोहे का एक पुराना पिंजरा रखा था। पिंजरे के अंदर एक आदमी बंधा हुआ था, जिसके मुंह पर कपड़ा और हाथ पांव पर रस्सी थी। चिराग ने तुरंत कहा, यह हमारी कंपनी का चौकीदार है। यह जरूर धमाके के समय यहाँ था। क्यारा ने जल्दी से पिंजरा खोला और कपड़ा हटाया। आदमी ने हाँफते हुए कहा, मैडम, वो औरत वो यहाँ थी। धमाके के बाद मुझे उठाकर यहाँ ले आई। उसने कहा कि अगर बंदिश आया तो उसे यह जगह जरूर दिखानी है। बंदिश ने उसकी बात सुनी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने के पीछे से क्लिक की आवाज आई, जैसे कोई कैमरा चालू हुआ हो। क्यारा ने फुसफुसाकर कहा, वो हमें देख रही है। बंदिश ने ठंडी हंसी छोड़ी, और मैं उसे आने का न्योता दे रहा हूँ। अचानक कमरे की दीवार का एक हिस्सा खिसक कर खुला और अंदर अंधेरा नजर आया। एक गुप्त सुरंग। पिंजड़े वाला आदमी डर के मारे पीछे हट गया। मत जाना साहब, यह रास्ता सीधे उसके अड्डे तक जाता है, लेकिन वहां से लौटना आसान नहीं है। बंदिश ने बिना कुछ कहे टॉर्च उठाई, चिराग और क्यारा को देखा और कहा, यही तो हम चाहते हैं। सुरंग का रास्ता बिल्कुल संकरा और अंधेरा था। बंदिश, चिराग और क्यारा टॉर्च की हल्की रोशनी में धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। हवा में मिट्टी और नमी की गंध घुली हुई थी और बीच बीच में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। दीवारें पत्थर की थीं, जिन पर जगह जगह पुरानी सूखी लताओं के निशान थे। कुछ कदम चलने के बाद चिराग ने फुसफुसाकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह जगह बहुत पुरानी और अजीब है। बंदिश ने शांत स्वर में कहा, डरना मत, लेकिन सतर्क रहो। यहाँ हर कदम पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक रास्ते के बीच में लोहे की जाली जैसी चीज आई। क्यारा ने झुककर देखा, ये जमीन पर ग्रिल क्यों लगी है? बंदिश ने टॉर्च नीचे डाली तो पता चला कि ग्रिल के नीचे गहरा खड्डा है, जिसमें नुकीली लोहे की छड़ें लगी हैं। चिराग ने धीरे से कहा, अगर कोई बिना देखे कदम रख दे, सीधा नीचे गिर जाएगा। बंदिश ने पास पड़ी एक लकड़ी से ग्रिल को धकेल कर हटाया और किनारे से होकर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग में हवा और ठंडी हो गई। अचानक दीवार के अंदर से टक 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा। क्यारा ने रुककर ध्यान लगाया। ये आवाज हमारे चारों तरफ से आ रही है। बंदिश ने कहा, वो हमें देख रही है, हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। थोड़ी दूर और चलते ही सुरंग का रास्ता दो भागों में बंट गया, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। दीवार पर लाल रंग से तीर का निशान बना था, जो दाईं ओर इशारा कर रहा था, और नीचे लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इधर जाओ। चिराग ने भौहें चढ़ाई, ये तो सीधा जाल है। बंदिश ने ठंडी मुस्कान दी, हाँ, और जाल में घुसने का मजा ही कुछ और है। उसने दाईं तरफ का रास्ता चुना। दाईं ओर का रास्ता थोड़ा चौड़ा था, लेकिन फर्श पर जगह जगह पुरानी रस्सियों और लोहे के हुक लगे थे। क्यारा ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई तो देखा कि छत से पतले लोहे के तार लटक रहे हैं, जिनसे छोटे छोटे बम जैसे उपकरण बंधे थे। ये मोशन ट्रैप है। क्यारा ने तुरंत पहचान लिया, अगर किसी ने इन्हें छुआ तो धमाका हो जाएगा। बंदिश ने अपनी जैकेट से एक छोटा सा चाकू निकाला और सावधानी से आगे बढ़ते हुए तारों को काटना शुरू किया। करीब 15 मिनट बाद वे इस रास्ते के अंत में पहुंचे। यहाँ दीवार पर एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिसके बीच में एक छोटी खिड़की लगी थी। बंदिश ने खिड़की से झांका तो सामने एक बड़ा सा कमरा नजर आया। दीवारों पर नक्शे, तस्वीरें और कई स्क्रीन लगी थीं, जिन पर अलग अलग जगहों का लाइव फुटेज चल रहा था। और कमरे के बीच में एक कुर्सी पर बैठी थी रागनी ठाकुर। वह आराम से कॉफी पी रही थी, जैसे उनके आने का इंतजार कर रही हो। रागनी ने खिड़की की ओर देखा और उसकी सीधे नजरें बंदिश से टकराईं। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी। तो आखिर आ ही गए। उम्मीद है सफर अच्छा रहा होगा।
बंदिश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। सफर अभी शुरू हुआ है रागनी। रागनी ने हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठकर कमरे के बीच रखा एक रिमोट उठाया और कहा, तो चलो पहले असली स्वागत कर लूं। इतना कहते उसने रिमोट का बटन दबाया और सुरंग के पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा। वापसी का रास्ता पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका था। अब आगे सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधे रागनी के कमरे में प्रवेश करने का। लोहे के भारी दरवाजे के सामने बंदिश, चिराग और क्यारा खड़े थे। रागनी अंदर से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब ये तीनों यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। बंदिश ने दरवाजा खींचकर देखा। यह बाहर से बंद था और ताला साधारण नहीं बल्कि पुराना सैन्य ताला था। चिराग ने धीमी आवाज में कहा, भाई इसे तो तोड़ना मुश्किल है। बंदिश ने गहरी सांस ली। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्यारा, मेरे बैग से वो ब्लास्ट जेल निकालो। क्यारा ने बैग से छोटी सी स्टील की बोतल निकाली जिसमें गाढ़ा नीला केमिकल था। बंदिश ने उसे ताले पर लगाया और पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में टस क्रैक की आवाज आई और ताला पिघलकर नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तीनों जल्दी से किनारे हो गए। रागनी हंसते हुए बोली, तुम सोचते हो यहाँ तक आकर मुझे पकड़ लोगे? बंदिश, तुम अभी मुझे नहीं जानते। बंदिश ने बिना जवाब दिए दरवाजे के फ्रेम से झांक कर 2 फायर किए। अंदर का एक गार्ड गिर गया। क्यारा ने धुआं बम अंदर फेंका और कमरा धुएं से भर गया। अब असली टकराव शुरू होने वाला था। उधर दूसरी तरफ दिल्ली से सीधे पुणे अस्पताल पहुंचा शेर खान, काले कपड़ों में अपने 2 आदमियों के साथ अंदर घुसा। रात का समय था और हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड लगभग खाली था। राघव अपने कमरे में कोमा में पड़ा था। ऑक्सीजन मास्क लगा, मॉनिटर बीप कर रहा था। शेर खान ने वार्ड बॉय को पैसे थमाकर कहा, डॉक्टर को बोल अगले 2 घंटे कोई इस कमरे में नहीं आएगा। वार्ड बॉय डर के मारे चुपचाप चला गया। शेर खान बिस्तर के पास आया और राघव के चेहरे पर झुककर बोला, तू अब मेरी मुट्ठी में है राघव। तेरी बहन तुझे बचाने के लिए पागल हो जाएगी और वहीं से उसका खेल खत्म होगा। उसने अपने आदमी को इशारा किया। राघव को धीरे से स्ट्रेचर पर रखकर ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ बाहर निकाला। उनका गुप्त प्लान था राघव को एक सुरक्षित अंडरग्राउंड जगह ले जाना, जहां उसे जिंदा रखा जाएगा। लेकिन रागनी को उसकी हालत की खबर सिर्फ शेर खान देगा। इस तरह रागनी की हर चाल शेर खान के हाथ में रहेगी। वापस सुरंग में धुएं में बंदिश, चिराग और क्यारा ने धीरे धीरे कमरे में घुसकर गार्ड्स को काबू कर लिया। रागनी अब सीधे उनके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। बंदिश ने ठंडी आवाज में कहा, खेल बहुत हो गया रागनी। रागनी हंस पड़ी। अभी तो खेल शुरू हुआ है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी उसके फोन पर कॉल आया। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा पल भर में बदल गया। क्या राघव? उसकी आवाज कांप रही थी। बंदिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ राघव, अब तेरे पास नहीं है। रागनी ने पिस्तौल की पकड़ और कस दी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। रागनी के चेहरे पर एक ही वक्त में गुस्सा और डर दोनों साफ दिख रहे थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उंगली ट्रिगर पर होने के बावजूद वो फायर नहीं कर रही थी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, राघव कहाँ है? बंदिश ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप अपने हथियार नीचे रख और हमें सब कुछ बता दे, या फिर तेरे पास सिर्फ राघव की यादें बचेंगी। रागिनी ने पिस्तौल क्यारा की तरफ मोड़ी। मुझे धमकाने की गलती मत करना, मैं डरती नहीं किसी से। क्यारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरना तो तुझे चाहिए, क्योंकि तेरे भाई की सांसें अब हमारे हाथ में है। रागिनी ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बंदिश ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। वीडियो में राघव स्ट्रेचर पर था, ऑक्सीजन मास्क के साथ, और उसके पास खड़ा शेर खान कैमरे में सीधा देख रहा था। शेर खान की आवाज गूंजी, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है तो वही करेगी जो हम कहेंगे। वीडियो खत्म होते ही रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल हल्की सी कांपी। बंदिश ने मौका देखकर झट से उसका हथियार छीन लिया और चिराग को इशारा किया, इसे बांध दो। चिराग ने रस्सी से रागिनी के हाथ पीछे की तरफ कसकर बांध दिए। अब वो एक जिद्दी कैदी की तरह खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर अस्पताल से दूर शेर खान अपने लोगों के साथ एक पुराने
वेयर हाउस में पहुंच चुका था। यहाँ पहले से एक गुप्त मेडिकल रूम तैयार था। मशीनें, दवाइयां और निगरानी कैमरे सब लग चुके थे। राघव को एक बड़े शीशे वाले कमरे में रखा गया ताकि बाहर से उसे आसानी से देखा जा सके, लेकिन अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। शेर खान ने अपने आदमी सलमान से कहा, 24 घंटे पहरा देना। रागनी को अगर अपने भाई से मिलना है तो उसे हमारे नियम मानने होंगे। सलमान ने सिर हिलाया। बॉस, अगर वो हमें पकड़ने की कोशिश करेगी तो? शेर खान मुस्कुराया। तो हम राघव को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। वापस बंदिश के पास रागनी को पकड़ने के बाद तीनों सुरंग के बाहर आए। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी, शायद धमाके की जांच के लिए। क्यारा ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना पुलिस आकर सवाल पूछेगी। बंदिश ने हामी से हिलाया। हाँ, और हमें राघव को सुरक्षित भी रखना है। वो अब हमारी सबसे बड़ी चाबी है। चिराग ने गाड़ी स्टार्ट की और सब लोग रागनी को बीच में बिठाकर निकल पड़े। रास्ते में बंदिश ने शेर खान को कॉल किया। काम हो गया, हमारी मेहमान हमारे पास है, अब अगला कदम शुरू करते हैं। शेर खान ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना, रागनी को ज्यादा देर तक कैदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। उसके लोग जल्दी कुछ करने वाले हैं। रात के अंधेरे में रागनी अपनी कुर्सी पर बंधी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग तेजी से सोच रहा था। मुझे राघव तक पहुंचना ही होगा, किसी भी कीमत पर। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने कोई चाल सोच ली हो। बंदिश ने यह मुस्कान देख ली। जो भी सोच रही हो भूल जाओ, अब तेरे खेल के सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। रागनी ने धीरे से कहा, पत्ते पलटने में मुझे देर नहीं लगती बंदिश। रात का वक्त था। वेयर हाउस के अंदर बस एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी। इसकी रोशनी में रागनी चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अभी भी बंधे थे, लेकिन चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं था। अब उसमें थोड़ी सी बेचैनी नजर आ रही थी। बंदिश और क्यारा पास की मेज पर खड़े थे और चिराग एक तरफ खिड़की से बाहर नजर रख रहा था। शेर खान का कॉल आया। राघव अब होश में आने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में वो ठीक से बोल पाएगा। बंदिश ने गहरी सांस ली। बस यही मौका है, राघव से सच निकलवाना होगा। उसकी बहन की सारी चालें, उसके लोग, सब हमें बता देगा। क्यारा ने धीरे से कहा, और फिर उसे खत्म कर देंगे। बंदिश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, दुश्मन को अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है, और हम यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह शेर खान राघव के कमरे में गया। राघव की आंखें आधी खुली थीं। शेर खान ने कुर्सी खींची और पास बैठकर बोला, तू बच गया है, लेकिन तेरी बहन अगर ज्यादा होशियारी करेगी तो तेरी ये सांसें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। राघव ने कमजोर आवाज में कहा, रागनी, उसे कुछ मत करना, वो पागल है, बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। शेर खान ने हल्की मुस्कान दी, यही तो चाहिए मुझे, तो उसका डर है और मैं उस डर का इस्तेमाल करूंगा। इधर बंदिश के ठिकाने पर रागनी को अब अलग कमरे में रखा गया था और उसकी निगरानी के लिए 2 आदमी 24 घंटे मौजूद थे। रात के वक्त उसने गार्ड से पानी मांगा, और जैसे ही एक गार्ड पास आया, उसने चुपके से अपने कंगन में छिपाया हुआ एक छोटा सा ब्लेड निकालकर हथकड़ी की रस्सी काट दी। वो भागने वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और सामने बंदिश खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। मुझे पता था कि तू कोशिश करेगी, इसलिए तेरे हर कदम पर नजर है मेरी। रागनी ने गुस्से में कहा, मुझे छोड़ दे वरना। बंदिश ने बीच में ही रोकते हुए कहा, वरना क्या? तेरे भाई का वीडियो फिर से दिखाऊं? रागनी की आवाज रुक गई। वह शाम तक योजना बना चुका था। पहला, राघव को पूरी तरह ठीक किया जाएगा ताकि वो खुद अपनी बहन को समझा सके। दूसरा, अगर रागनी नहीं मानी तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा, राघव और रागनी के बाकी लोगों को एक एक करके ढूंढकर खत्म करना होगा ताकि यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो। 2 दिन बाद राघव अब होश में था और बंदिश शेर खान उसके सामने खड़े थे। शेर खान ने कहा, तेरी बहन तेरे लिए कुछ भी करेगी, तू बस उससे मिलने के लिए बुला। राघव ने सिर झुका लिया। अगर मैं ऐसा करूं तो तुम उसे छोड़ दोगे? बंदिश ने ठंडी आवाज में कहा, हम उसे छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा के लिए, समझा ना? राघव ने महसूस कर लिया कि बंदिश का मतलब क्या है, और अब वो एक कठिन फैसले के सामने था। रात का समय, पुणे के पास एक पुराना गोदाम। राघव व्हीलचेयर पर बैठा था। शेर खान उसके पीछे खड़ा था। बंदिश ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर तू हमें धोखा देगा तो तेरी बहन से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। राघव ने कांपते हुए फोन उठाया और रागनी को कॉल लगाया। दीदी, मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे मिलना है।
यहाँ पुराने गोदाम में आ जाओ। रागनी ने बिना सोचे हाँ कह दी। उसे लगा भाई अकेला है और खतरे में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बंदिश का आखिरी जाल है। 2 घंटे बाद रागनी काली एसयूवी में अपने 3 आदमियों के साथ गोदाम पहुंची। जैसे ही वो अंदर आई, लाइटें जल उठी। चारों तरफ बंदिश के हथियारबंद लोग खड़े थे। चिराग, क्यारा, दक्ष, राजन सब वहीं थे। बंदिश ने धीमे कदमों से आगे आकर कहा, तो हमारी नई दुश्मन आ ही गई। रागनी ने गुस्से से कहा, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना। बंदिश ने बीच में काटते हुए कहा, वरना क्या? तेरे भाई ने खुद तुझे यहाँ बुलाया है। राघव ने सिर झुका लिया। दीदी, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। तू ये लड़ाई जीत नहीं सकती। बस रुक जा। लेकिन रागनी ने अपनी पिस्तौल निकाली और बंदिश पर तान दी। इतना होते ही शेर खान ने बिजली की तेजी से उसकी बंदूक छीन ली और पीछे से पकड़ लिया। बंदिश ने कहा, यह लड़ाई आज खत्म होगी, हमेशा के लिए। उसने इशारा किया और बाकी 3 आदमियों को तुरंत गोली मार दी गई। रागनी को घुटनों पर बैठा दिया गया। क्यारा आगे आई और बोली, तूने हमारे लोगों की जान ली, हमारे घरों पर हमला किया। अब तेरी बारी है। बंदिश ने राघव की तरफ देखा। तू देख ले, तेरी बहन की तकदीर तेरे हाथों में है। राघव ने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने सिर हिला दिया। खत्म कर दो इसे, वरना ये कभी नहीं रुकेगी। एक पल में बंदिश ने पिस्तौल उठाई। धाएं, रागनी जमीन पर गिर गई। राघव को अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन अब वो हमेशा बंदिश के नियंत्रण में रहेगा। उसके बचे खुचे लोग भी शेर खान और दक्ष ने अगले 24 घंटों में ढूंढकर खत्म कर दिए। घर में फिर से सन्नाटा और सुकून लौट आया। राजन ने सिक्योरिटी दोगुनी कर दी और क्यारा ने राहत की सांस ली। बंदिश छत पर खड़ा होकर शहर की रोशनी देख रहा था। अब कोई दुश्मन नहीं बचा, यह जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडी चमक अभी भी थी, जैसे उसे पता हो कि अगर कोई नया खतरा आया तो बंदिश फिर से वही करेगा जो वो सबसे अच्छा करता है। पुणे से वापसी से पहले गोदाम से निकलते बंदिश के कदम भारी थे, लेकिन दिमाग ठंडा और साफ था। राघव व्हील चेयर पर बैठा चुपचाप बंदिश की तरफ देख रहा था। बंदिश उसके पास झुका और धीमी आवाज में बोला, तेरा खेल भी अब खत्म होने वाला है राघव। मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता। फिर उसने शेर खान की ओर हल्का सा इशारा किया। शेर खान ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि बंदिश क्या चाहता है। जैसे ही बंदिश और बाकी लोग हेलीकॉप्टर में बैठे, शेर खान पीछे रह गया। कुछ ही देर में गोदाम के पीछे से हल्की सी बंदूक की आवाज गूंजी और राघव की कहानी भी वहीं खत्म हो गई। मुंबई, बंदिश का बंगला, रात का समय। बंगले के बाहर सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई थी। अंदर हॉल में राजन खड़ा था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसके पास पहले से ही डॉक्टर गुप्ता और उनकी मेडिकल टीम मौजूद थी। जैसे ही चॉपर की आवाज आई, राजन ने चैन की सांस ली। बंदिश, चिराग, दक्ष और क्यारा अंदर आए। राजन ने हाथ जोड़कर कहा, सब खत्म हो गया? बंदिश ने बस इतना कहा, हाँ, अब कोई दुश्मन नहीं बचा। डॉक्टर गुप्ता आगे आए और बोले, बंदिश, आपने जो सबूत मंगवाए थे वो मिल गए हैं। बंदिश ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सीधे बताओ सच क्या है? डॉक्टर ने एक फाइल खोली और बोले, आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो किसी और का है, और वो इंसान कोई आम आदमी नहीं था। बंदिश चुपचाप उनकी तरफ देख रहा था। डॉक्टर ने आगे कहा, यह दिल आलोक राय का है। वही आलोक राय जो दिल्ली में महक का मंगेतर था। बंदिश की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे कोई पुराना रहस्य खुल रहा हो। डॉक्टर ने समझाया, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप अस्पताल में आखिरी सांस ले रहे थे, तभी आलोक राय भी एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस से पहले अपना दिल डोनेट करने की अनुमति दी, और उसी वक्त आपको ये दिल लगाया गया। ये सुनते ही बंदिश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया, जब भी वो महक को देखता, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों होती थी। वो उसकी आंखों के आंसू क्यों सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दिल की धड़कनों में अब भी आलोक की मोहब्बत जिंदा थी। बंदिश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह तो वजह थी, मैं सोचता था मैं किसी के लिए क्यों पिघल जाता हूँ। राजन, चिराग और बाकी सब चुप थे। क्यारा ने पहली बार बंदिश की आंखों में वो सॉफ्टनेस देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बंदिश गहरी सोच में जा चुका था। ये सारी बातें सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे महक को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। लेकिन अब उसने सोच लिया था, वह महक को सब सच बताएगा। वह महक से कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि इसी से वह उनके घर वालों की गलत फहमी भी दूर कर सकता है, जो उसने महक को किडनैप करने के बाद सबके दिल में कर दी थी।
अब वह सबको सच्चाई बताकर अपनी सिचुएशन समझा सकेगा। यही सारी बातें बंदिश सोच रहा था। दक्ष बंदिश के पास आकर, भाई आप क्या सोच रहे हैं? बंदिश, मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बंदिश डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखकर, इसका मतलब मेरा दिल हमेशा महक के लिए धड़कता रहेगा। डॉक्टर गुप्ता, जहाँ तक मैं महक और आलोक के बारे में पता किया है, उसे तो मुझे यही पता चला है कि वह दोनों ही बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए घर वालों ने भी उनकी सगाई कर दी थी और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन आलोक पहले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए बस उसने थोड़ा सा वक्त मांगा था। और मुंबई भी वह अपने बिजनेस मीटिंग के लिए ही आया था। यहाँ से जाते ही उसकी शादी महक से होने वाली थी। मैंने तो यहाँ तक पता किया है कि महक एक पल के लिए भी आलोक को अपने आप से अलग नहीं करती थी। सिर्फ उसी दिन वह अकेला मुंबई आया था। बंदिश, उसके घर में उसके दादा दादी जी और उसकी एक बहन आरोही है। क्या इसके अलावा भी कोई और सदस्य है? शेर खान आगे आकर, नहीं सर, और कोई नहीं है। मैंने उनके बारे में सब कुछ पता किया है। जब डॉक्टर गुप्ता ने सारी बातें मुझे फ़ोन कर बताई थी, तभी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। उनके दुश्मनों ने उनके परिवार को ख़त्म कर दिया था। आलोक के मम्मी पापा, चाचा चाची सबको ख़त्म कर दिया था। इसलिए उसके दादा दादी जी उन्हें छुपते छुपाते हुए भाई बहन को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वैसे वह लोग भोपाल के हैं, लेकिन आलोक और आरोही को बचाने के लिए उसके दादा दादी जी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर उनको महक के दादा दादी जी ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने ही उनका बिजनेस भी स्टार्ट किया था और वह उन्हें अपने घर के सदस्यों की तरह ही रखते थे। और हाँ सर, मैंने ये भी पता किया है कि महक मैडम आलोक के दादा दादी जी और आरोही को अभी भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। वह हमेशा उनका सम्मान करती हैं। और मैंने ये भी पता किया है कि कल जब महक के भाई की शादी थी, तो उसे शादी में वह लोग भी आए हुए हैं। बंदिश, हाँ ये मुझे पता है। मेरे पास वीडियो आ गई थी और मैंने उन्हें देखा भी है। इसका मतलब जब मैं महक को अपनाऊंगा, तो मुझे उनको भी अपनाना होगा। दक्ष, भाई क्या हो जाएगा? वैसे भी दादा दादी जी हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा उनका सम्मान भी कर लेंगे, तो वह भी आपको अपने पोते की तरह ही रखेंगे। और क्या पता आपका दिल खुद ही उनकी तरफ खींचा चला जाए। क्योंकि जब महक भाभी के लिए आपका दिल खींच सकता है, तो दादा दादी जी के लिए भी क्यों नहीं। बंदिश, ये तो वहां जाकर पता चलेगा। वहां चलने की तैयारी करो। हम लोग कल ही दिल्ली चल रहे हैं और इस बार दादाजी और मम्मी पापा को भी साथ ले चलो। सभी चलेंगे, क्योंकि अब मैं महक से दूर नहीं रहना चाहता। अब मैं उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। यह सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। दक्ष अपने भाई के गले लगकर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई। अब आप अपना यह डेविल रूप छोड़कर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए। अब तो हमारे दुश्मन भी खत्म हो गए हैं। बंदिश, यह नहीं हो सकता। हमारे इतने दुश्मन हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है। हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सब वैसे ही रहना चाहिए जैसे अब तक चलता आ रहा है। डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखकर, और आप भी अपनी ये सारी फाइलें लेकर मेरे साथ चल रहे हैं, ताकि उन सबको यकीन हो सके कि हम जो उन्हें बता रहे हैं वह सब सच है। डॉक्टर गुप्ता, ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बंदिश, आज आप यहीं रुक सकते हैं। कल सुबह होते ही हम सब दिल्ली के लिए निकलेंगे। दक्ष, तुम ये सारी बातें दादाजी और मम्मी पापा को बताओ। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहकर बंदिश अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से सब बंदिश को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि सब यही चाहते थे कि बंदिश अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि जब डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी किसी लड़की के करीब नहीं जा सकते, तो यह सब सुनकर काफी डर गए थे कि इसका मतलब कभी उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। शायद एक महक ही है जो बंदिश के करीब आ सकती है। यही सोचकर दक्ष खुश होकर अपने दादाजी और मम्मी पापा को सब कुछ बताने के लिए वहां से निकल जाता है। जो अपने रूम में आराम कर रहे थे, पीछे से राजन ने डॉक्टर गुप्ता को उनका रूप दिखाया आराम करने के लिए, और उनकी बाकी की टीम वहां से चली गई। चिराग भी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। क्यारा जब वहां से जाने लगती है, चिराग एक पल के लिए उसे देखता है। राजन उन दोनों की आंखों की बेचैनी देखकर समझ जाता है और इस बारे में दादी जी से बात करने की सोचता है, क्योंकि वह भी चाहता था कि चिराग भी अपनी जिंदगी में किसी को लेकर आए, क्योंकि चिराग का इन सबके अलावा कोई नहीं था। चिराग के लिए भी इन सबको ही फैसला लेना था, और राजन चिराग के लिए खुश भी था। और उसे क्यारा जैसी लड़की मिली है जो हमेशा उसका साथ देगी,
किसी भी सिचुएशन में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वह चुपचाप वहां से खिसक जाता है, उन दोनों को अकेला छोड़कर। सुबह होते ही सब तैयार हो रहे थे। दादाजी, मम्मी, पापा, दक्ष, राजन, चिराग, क्यारा, शेर खान और डॉक्टर गुप्ता सब एक साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। बंदिश ने गाड़ी के दरवाजे खोले और सबको बैठने का इशारा किया। रास्ते में माहौल थोड़ा हल्का फुल्का था, लेकिन बंदिश अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं कोई ऐसा सुनाने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? दक्ष ने चुपचाप अपने भाई की तरफ देखा। भाई, टेंशन मत लो, आप सच बोलोगे तो महक जी जरूर समझेंगी। बंदिश ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता साफ दिख रही थी। उधर महक अपने कमरे में बैठी थी। शादी का माहौल खत्म हो चुका था। अब सारी रस्में हो चुकी थी। अंजलि और अमन मंदिर से भी होकर आ चुके थे। इधर नीचे सब बैठकर जो रात को आलोक के दादा दादी ने सोचा था, वह दादाजी के सामने रखा। शोभित के लिए आरोही का रिश्ता मांगा। इसके लिए सबने हाँ कर दी, क्योंकि शोभित भी आरोही को पसंद करने लगा था, तो उसने भी इस रिश्ते के लिए आसानी से हाँ कर दी थी। सब एक और रिश्ता पक्का होने की खुशी में बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मैं खिड़की से झांक कर देखती और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो, उसने खुद से कहा और तुरंत पर्दे के पीछे छुप गई। बाहर दादाजी, मम्मी, पापा और बाकी सबके साथ बंदिश भी खड़ा था। उसकी आंखें बस घर के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। दादी जी ने दरवाजा खोला। अरे आप लोग! दादाजी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। हम यहाँ एक जरूरी बात लेकर आए हैं। वैसे तो दादाजी उन सबको देखकर काफी गुस्से में आ गए थे, क्योंकि बंदिश ने जो महक के साथ किया था वह अभी तक उसे भूले नहीं थे। लेकिन फिर भी वह बंदिश के साथ उसके पूरे परिवार को देखकर अपने आप को शांत रखते हैं, और उन्हें अब काफी कुछ चीजें भी समझ में आ चुकी थी कि यह लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि कमिश्नर ने उसे सच्चाई बता दी थी कि क्या प्रॉब्लम हुई है और किस वजह से बंदिश ने महक को किडनैप करवाया था। इसीलिए अब दादाजी का रवैया भी उनके लिए थोड़ा सा बदल गया था। दादाजी ने सबको अंदर बुला लिया। सब अंदर आकर बैठ चुके थे, लेकिन बंदिश अभी भी बस एक तरफ खड़ा था। सारे घर वाले आ गए थे। अमन, शोभित, अंजलि, महक के चाचा चाची, मम्मी पापा सब वहां पर आ चुके थे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि ये वही इंसान है जिसने महक को किडनैप किया था। लेकिन बाद में इसने खुद महक से शादी करने की बात भी कही थी, जिससे दादाजी काफी गुस्से में आ गए थे। लेकिन अब बात अलग थी। सबके बैठने के बाद दादाजी ने बंदिश के दादाजी की तरफ देखकर कहा, अगर आप सभी यहाँ आए हैं तो कोई ज़रूरी बात होगी। दादाजी, हाँ, बात तो ज़रूरी है। उन्होंने कहते हुए बंदिश की तरफ देखा। बंदिश ने भी अपने दादाजी की तरफ देखा और फिर शांति से कहा, मुझे महक से अकेले में बात करनी है। दादाजी ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, महक बेटा। महक अनबने कदमों से कमरे में आई। उसकी आंखों में नाराजगी और दर्द साफ था। क्या चाहिए आपको? महक ने ठंडी आवाज में पूछा। बंदिश ने गहरी सांस ली। मैं यहाँ तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। वो दिल जो आज मेरे सीने में धड़क रहा है, वो तुम्हारे आलोक का है। महक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बंदिश ने आगे कहा, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें सच बताना जरूरी है, तुम्हारे घर वालों को भी। उसने इशारे से डॉक्टर गुप्ता को बुलाया। डॉक्टर ने सारी मेडिकल फाइलें और रिपोर्ट दादी जी व आरोही के सामने रख दी और पूरी कहानी समझा दी। ऐसे हादसे के बाद बंदिश को दिल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और कैसे आलोक का दिल उसे मिला। दादी जी की आंखें भर आईं। आरोही ने महक की तरफ देखा। दीदी, आलोक भैया का दिल अब इनके पास है। शायद इसी वजह से आप इनके लिए कुछ महसूस करती हैं। महक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी ने कहा, बेटा, इंसान को उसके कर्म से पहचाना जाता है। अगर बंदिश अब तुम्हें और हमें अपनाना चाहता है, तो हमें भी दिल से सोचना चाहिए। दादी जी ने भी सिर हिलाया। अगर तुम्हें खुशी मिले तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। महक ने बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए, और वहां से चली गई। बंदिश ने उसे जाते देखा और मन ही मन सोचा, चाहे जितना वक्त लगे, मैं तुम्हारा भरोसा जीत कर ही रहूंगा। ये सारी बातें सुनकर महक के घर वाले भी काफी हैरान हो चुके थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके आलोक का दिल इस इंसान के अंदर धड़क रहा है। शायद यही वजह है कि अब महक की तरफ खींचा चला आया, क्योंकि सब जानते थे कि आलोक महक से कितना ज्यादा प्यार करता है। यह सोचकर दादाजी ने भी
अब शांत रहना ही सही समझा। उसे भी यही लगा कि अगर महक की जिंदगी में कोई आ रहा है तो उसे आने दिया जाए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे अगर उन्होंने बंदिश से उसका रिश्ता के लिए इनकार किया तो महक किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं देगी। महक पूरी जिंदगी आलोक की यादों के साथ ही बिता देगी। और ऐसा वे कैसे होने दे सकते थे? उनकी लाडली पोती की जिंदगी अकेलेपन में बीते, ये तो वह भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सारे घर वालों को इशारा किया कि सब शांत रहें और महक को फैसला करने दें। जो भी महक का फैसला होगा उन सबको मंजूर होगा। दादाजी ने अब बंदिश और उसके परिवार को कल शोभित और आरोही की सगाई के लिए भी इनवाइट कर लिया था। वह लोग भी खुशी खुशी कल सगाई में आने के लिए तैयार हो गए थे और अभी कल के लिए इजाजत लेकर यहाँ से चले गए थे, क्योंकि दिल्ली में बंदिश का पहले से ही एक बंगला था और सब वहीं पर रुकने वाले थे। मैं के दादाजी ने सबको यहाँ रुकने के लिए कहा, लेकिन बंदिश ने कहा कि वह मैं को पूरा वक्त देना चाहते हैं। महक अपना पूरा वक्त ले और उसके दिल में जो भी आए वह वही फैसला ले। इसीलिए वह आज उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कल सब वह शोभित की सगाई में जरूर आएंगे। अगला दिन शोभित और आरोही की सगाई। सुबह का मौसम हल्का सा ठंडा था। मैं के घर में चहल पहल फिर से लौट आई थी। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, दरवाजे पर गेंदे की मालाएं और हर तरफ महकते इत्र की खुशबू। महिलाएं रसोई में हलवे और लड्डू बना रही थीं। वहीं बच्चे दौड़ते भागते मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, दूर मंडप की सजावट देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी उलझन थी, लेकिन मन में कहीं एक कोमल सा भाव भी जन्म ले चुका था। दादी जी उसके पास आईं, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, खुशी बांटने से बढ़ती है। जो भी फैसला करना दिल से करना, डर से नहीं। मैक ने बस हल्की मुस्कान दी और उनके गले लग गई। शोभित हल्के क्रीम रंग की शेरवानी में बहुत ही रॉयल लग रहा था। आरोही गुलाबी और सुनहरी लहंगे में जैसे चांद की तरह चमक रही थी। मंच पर दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और चारों तरफ तालियों और शहनाई की धुन गूंज उठी। दक्ष, चिराग और राजन स्टेज के पास खड़े होकर मस्ती कर रहे थे। क्यारा बच्चों को पोज दे देकर फोटो खिंचवा रही थी। शेर खान अपनी हंसी ठिठोली से सभी मेहमानों को हंसा रहा था। सगाई के बीच में महक की नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। बंदिश अपने दादाजी और परिवार के साथ अंदर आया। सबकी नजर सीधे महक पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक शांत मुस्कान दी। महक धीरे धीरे उनके पास आई और कहा, कल आपने मुझे वक्त दिया था और मैंने सोचा भी। बंदिश ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। महक ने हल्के से कहा, मैंने तय किया है कि अगर आलोक का दिल आपको मिला है तो शायद ये उसकी आखिरी ख्वाहिश भी होगी कि मैं आपको एक मौका दूं। बंदिश की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने बस सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। दादी जी ने यह सुनते ही अपने हाथों से पकड़कर महक का माथा चूम लिया और बाकी घर वाले भी मुस्कुरा उठे। दादाजी ने सबके सामने कहा, जब आज घर में खुशियां हैं तो क्यों ना इस खुशी को दुगना किया जाए। अभी तो रारोई की शादी सगाई के बाद ही कर देते हैं। सब हैरान रह गए, लेकिन फिर हंसी खुशी में सहमति बन गई। तुरंत हल्दी मेहंदी का सामान मंगाया गया। महिलाएं गाना गाने लगीं और घर एकदम से बारात सा सज गया। रात शादी का मंडप चांदनी रात में आंगन के बीच में बना सुंदर मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और शोभित आरोही साथ फेरे ले रहे थे। मैं एक बंदिश के पास खड़ी थी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, बस एक अघोषित बाधा था। जब कन्यादान पूरा हुआ और मंगलसूत्र बंधा तो सबने फूल बरसाए। शोभित ने आरोही का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी नई जिंदगी शुरू। महक ने भी उसी पल मन में कहा, और मेरी भी। रात के आखिरी पहर तक नाच गाने, मिठाइयाँ, हंसी और ढेर सारी तस्वीरें खींचती रहीं। बंदिश और महक साथ खड़े शोभित आरोही को आशीर्वाद दे रहे थे। सभी के चेहरों पर वही था जो लंबे समय से गायब था, सुकून और मुस्कान। शादी संपन्न होने के बाद बंदिश के दादाजी ने कहा, जब अब महक ने बंदिश को एक मौका दे दिया है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इनकी भी शादी कर देनी चाहिए, ताकि ये दोनों भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। महक ने अपने परिवार की तरफ देखा तो सब उनकी बात से सहमत थे। महक के दादाजी ने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पंडित जी भी यहाँ हैं तो हम उनकी शादी का भी मुहूर्त निकलवा लेते हैं। पंडित जी उन दोनों की जन्म पत्री देखकर शुभ मुहूर्त निकाल कर कहते हैं, कल का मुहूर्त बहुत शुभ है, कल इन दोनों की शादी कर देते हैं। सगाई की जरूरत नहीं है, कल बहुत अच्छा दिन है। कल के दिन जिनकी भी शादी होती है
वह जोड़े हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। मैं की माँ आगे आकर, ठीक है, फिर हम कल शादी के लिए तैयार हैं। वैसे भी घर सजा हुआ है, सिर्फ मैं की शॉपिंग करनी है और तैयारी तो हो ही चुकी है। आरोही भी आगे जाकर, हाँ दीदी, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके साथ ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। महक भी यह सुनकर आरोही को गले लगाकर कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। महक यहाँ सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सबके चेहरों पर एक हंसी मुस्कान होती है। बंदिश के दिल में एक सुकून की लहर दौड़ती है और वह अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे उसका दिल भी इजाजत दे रहा हो कि वह भी इस फैसले से बहुत खुश है। सब आरोही की विदाई करते हैं और उनकी कुछ रस्में करते हैं। जल्दी जल्दी रस्में करके सब आराम करने चले जाते हैं क्योंकि सुबह से फिर वही शादी की तैयारी करनी थी। अगला दिन महक और बंदिश की शादी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही घर में हलचल शुरू हो गई थी। रंग बिरंगी झालरों, ताजे फूलों और चमचमाती रोशनियों से पूरा आंगन और मंडप किसी सपनों के महल जैसा लग रहा था। हवा में चंपा और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। ढोल और शहनाई की मधुर धुन से माहौल और भी रौनकदार हो गया था। मैं की माँ और दादी जी तैयारियों में जुटी थीं। सहेलियां लाल गुलाबी रंग के लिबास में मैं को घेरे खड़ी थी। हाथों में मेहंदी का रंग अब भी चमक रहा था। कोई उसके दुपट्टे को ठीक कर रही थी, कोई गहने सजा रही थी। इसी बीच बाहर से एक कार आकर रुकी। उसमें से काव्या उतरी, हल्के रंग की साड़ी में, चेहरे पर नरमी और आंखों में खुशी। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी थी जो महज 1 साल की थी और गुलाबी फ्रॉक में गुड़िया जैसी लग रही थी। सबकी नज़र उस नन्ही परी पर टिक गई। काव्या ने मुस्कुराते हुए महक को दूर से नमस्ते किया, लेकिन वह बंदिश के पास नहीं गई क्योंकि सबको पता था कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। इसलिए उसने अपनी बेटी को आगे किया। नन्ही सी बच्ची ने बंदिश के सामने आकर खिलखिलाते हुए उसकी पेशानी पर टीका लगाया। सब हंस पड़े और बंदिश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। मैं की सहेलियों ने ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया। कोई पंजाबी बोलियों पर झूम रहा था तो कोई गरबा के स्टेप्स करने लगा। कियारा और राजन भी मजाक मस्ती में शामिल हो गए। सिर खान ने अपनी ठिठोली से सबको हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। बच्चे रंग बिरंगे फूलों की टोकरी लेकर इधर उधर दौड़ते और मेहमानों पर फूल बरसाते फिर रहे थे। पिछली रात जब सब सो गए थे और आंगन में बस हल्की सी रोशनी थी, महक अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा था, तारे टिमटिमा रहे थे। धीरे से उसने फुसफुसाया, आलोक, आज मैं तुम्हें आखिरी बार अपनी दुआओं में शामिल कर रही हूँ। तुम्हारा दिल अब बंदिश के सीने में धड़क रहा है और शायद तुम भी चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। आज मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए हाँ कह रही हूँ। पर भरोसा रखो, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उसकी आंखें भीग गईं लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। बारात और मंडप। बारात ढोल नगाड़ों के साथ दरवाजे पर पहुंची। बंदिश सुनहरी शेरवानी में, सिर पर पगड़ी और कंधे पर दुपट्टा डाले घोड़ी पर सवार था। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं, बस एक शांति थी, जैसे वह अपने जीवन के सही मुकाम पर आ गया हो। महक लाल और सुनहरी लहंगे में मंडप में आई। चेहरे पर घूंघट था लेकिन आंखों में मुस्कान झलक रही थी। पंडित जी के मंत्रों के बीच 7 फेरे हुए, मंगलसूत्र बंधा और सिंदूर ने उनकी नई शुरुआत को मुकम्मल कर दिया। जैसे ही पूरे फेरे हुए, फूलों की बारिश हुई। दादी जी, काव्या, महक की माँ, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विदाई के समय महक ने अपने दादाजी के गले लगकर कहा, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी दादाजी। दादाजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, और ये घर अब कभी खाली नहीं होगा बेटा। बंदिश ने चुपचाप महक का हाथ थामा और दोनों ने भीड़ के बीच एक दूसरे को देखा। विदाई का पल। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी सबसे भावुक क्षण की, विदाई। महक दुल्हन के लिबास में, आंखों में खुशी और जुदाई की नमी लिए अपने दादाजी और माँ के सामने खड़ी थी। दादी जी ने उसे गले लगाया, बेटा हमेशा खुश रहना और अपने घर को प्यार से सजाना। महक की आंखें भर आईं, उसने माँ का हाथ थामा। माँ, मैं रोज फोन करूंगी। दादाजी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दुआ है। काव्या जो किनारे खड़ी थी, अपनी बेटी को गोद में लिए चुपचाप महक को देख रही थी। उसकी आंखों में भी पानी था लेकिन मुस्कान बरकरार थी। जब सब विदाई के लिए तैयार हो रहे थे, बंदिश ने अचानक आलोक के दादा दादी के पास जाकर कहा, अब आप दोनों अकेले नहीं रहेंगे।
आप हमारे साथ चलेंगे? ये सिर्फ महक का नहीं, आपका भी नया घर है। दोनों बुजुर्ग हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। दादाजी ने भावुक होकर कहा, बेटा तूने आलोक के जाने के बाद पहली बार हमें घर जैसा एहसास दिया है। महक ने यह सुनते ही बंदिश की तरफ देखा। दिल में एक और सुकून का एहसास हुआ। विदाई के बाद गाड़ी बंदिश के दिल्ली वाले बंगले पर आकर रुकी। दहलीज पर आरती उतारी गई। महक ने कलश को पैर से हल्का सा ठेला और अंदर कदम रखा। घर फूलों और दियों से सजा था, मानो नए रिश्ते का स्वागत कर रहा हो। रात गहराई, मेहमानों की भीड़ कम हुई। महक अपने कमरे में आई। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। खिड़की से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी और धीमी सी सुकून भरी धुन बैकग्राउंड में बज रही थी। महक आईने के सामने बैठी थी। घूंघट हल्का सा उसके चेहरे पर था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और बंदिश अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे धीरे से उसके पास जाकर घूंघट पीछे किया। महक की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बंदिश ने धीरे से कहा, शायद आलोक का दिल मुझे इसीलिए मिला ताकि मैं तुम्हारा दर्द अपनी मोहब्बत से भर दूं। महक ने उसकी ओर देखा, आंखों में नमी और दिल में भरोसा था। बंदिश ने उसका हाथ थामा और उसके माथे को चूम लिया। महक ने भी अपने हाथों से उसके चेहरे को थामा और कहा, आज से मेरा हर पल तुम्हारे साथ है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और उस रात चांद, सितारे और गुलाब की खुशबू उनके नए रिश्ते के गवाह बन गए। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अंदर दो दिल एक हो चुके थे। एक धड़कन, एक वादा और एक अनकहा सा प्यार। बंदिश का प्यार मुकम्मल हो चुका था। आलोक का प्यार अधूरा रहते हुए भी पूरा हो चुका था। उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। दी एंड।